हेलो चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो एसएससी जीडी 2025 के लिए हमारी जीके जीएस की तिरंगा सीरीज चल रही थी, उसमें आज टॉपिक नंबर 12 हम पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स है ना, ये देखो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं 25 टॉपिक आपको वो पढ़ाने वाला हूं जहां से आप आपके एग्जाम में जीके जीएस में मैक्सिमम स्कोर आप कर सको। और जो बोलते हैं सर जी हमारा स्कोर नहीं बढ़ता, एक बार ये 25 टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद जीके जीएस में आपका स्कोर कितनी तेजी से बढ़ता है ये आप खुद कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। और साथ में आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, पहले हम कुछ इसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, तो पहले मैं जो पढ़ा रहा हूं उनको ध्यान से सुनना, याद अपना क्लास में ही हो जाएगा और रिवीजन भी अपना क्लास में हो जाएगा। देखो, याद आपको एक्स्ट्रा नहीं करना, याद भी क्लास में ही करवाएंगे और साथ में आपका जो रिवीजन है ना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसी क्लास में हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरित क्रांति की, जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हरित क्रांति, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हरी हरी चीजों के बारे में होगी। और अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा हरियाली हमें कहां दिखती है। जो हमारा अनाज होता है ना, जब गेहूं लग रहे होते हैं, सरसों लग रही होती है, जो हमारा अनाज होता है, धान लग रही होती है, उन सभी को देखकर हमें हरियाली महसूस होती है। मक्का दिख रहा है, बाजरा दिख रहा है, ज्वार दिख रहा है, तब हमें हरियाली दिखती है। तो हरित क्रांति की शुरुआत है वो किसके लिए की गई थी? अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे जिससे हम अपने देश को खिला सकें अच्छे से और अच्छा भोजन खिला सकें। ठीक है, एक बार इंपोर्ट भी किया गया था, बाहर से लेके आए थे तो उसने बहुत खराब अनाज दे दिया था। फिर हमारी सरकार ने डिसाइड किया कि हम खुद ही हमारे देश में है अनाज का उत्पादन करेंगे, लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, उच्चतम क्वालिटी का बीज देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो फिर हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। देखो, अब जो याद करवा रहा हूं ध्यान से सुनना, एग्जाम में काफी कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो इसलिए बोला है ध्यान से सुनना। हरित क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई विश्व में? 1960 के दशक में। देखो, इसकी फिक्स डेट कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही 1960 का दशक शुरुआत हुआ, 1961, 62, 63 इस तरीके से जो आगे बढ़ता हुआ जाता है 70 तक जाता है, तो 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। और हमारे देश में क्रांति कब से आना शुरू हुई? 1965 में थोड़ी बहुत शुरुआत हुई, फिर 1966-67 में है वो अच्छी तरीके से ये क्रांति है वो चलने लगी। तो एग्जाम में ऑप्शंस में देखो 66 भी दे सकता है, 67 भी दे सकता है और 65 भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन देगा एक ही। अगर 65 दिया है तो 66 नहीं देगा, 66 दिया है तो 67 नहीं देगा, 67 दिया है तो 65 नहीं देगा। इस तरीके से ही आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। आगे मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा तब आपको और सही से अंदाजा लग जाएगा। अब इसकी शुरुआत किसने और कहां पर की, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। इसी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन कहां पर? विश्व में। अगर पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग को है, वो हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अमेरिकी वैज्ञानिक थे जो मैक्सिको में काम करते थे। ठीक है, यहां पर वो क्या कर रहे थे? उच्च क्वालिटी के बीज बना रहे थे जिन बीजों से उत्पादन अच्छा हो। ठीक है भाई, बीज तो पहले भी थे क्योंकि तभी अनाज तो सभी खा रहे थे, लेकिन ऐसे बीजों का वो प्रयोग कर रहे थे, बना रहे थे जिससे ज्यादा उत्पादन हो, ज्यादा फसल उत्पन्न हो। ठीक है, हमारे भारत में
भारत की बात करें कि भारत में है, वो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन जी को है वो हरित क्रांति का जनक है, वो माना जाता है एमएस स्वामीनाथन। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हो गया, भारत का पूछेगा तो एमएस स्वामीनाथन जी हो गए। जो नॉर्मन बोरलॉग थे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि बोला जाता है कि नाज का खाने का जो धर्म होता है वो सबसे बड़े धर्मों में से आता है। खाना खाने का, खिलाने का, पानी पिलाने का सबसे बड़े धर्म माने जाते हैं। तो इसलिए ये नोबेल खोज कर रहे थे, इसलिए इनको 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 1970 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया नॉर्मन बोरलॉग को। और ये जो हरित क्रांति शब्द है, ये किसने गढ़ा था या किसने पहली बार इसका यूज किया था? कभी कभी एग्जाम में बोल देता है कि हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था या किसने यूज किया था, तो ये हो जाएगा विलियम गोड के द्वारा है। इस शब्द जो हरित क्रांति शब्द है इसके बारे में बात की गई थी, इसको नाम दिया गया था हरित क्रांति। ठीक है, इस हरित क्रांति का मुख्य मकसद क्या था कि 5 फसल हैं, याद करना है, पूछा जाता है एग्जाम में, 5 फसलें हैं जिनके उत्पादन को बढ़ाना था, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा था। ये 5 फसलें थी, देख लो, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। लेकिन हमारे देश में जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा और जो सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ वो हुआ गेहूं और चावल का। जो उत्पादन बढ़ा था ना, वो किसका बढ़ा? गेहूं और चावल का। और चावल की जगह पे आपको धान भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि जहां पर उत्पादन नहीं होता, उनको नहीं पता होता, तो चावल वाले को ही धान बोला जाता है। तो गेहूं चावल या गेहूं और धान का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा हुआ। जो मक्का और ज्वार है इसका उत्पादन भी ठीक ठाक हुआ, लेकिन बाजरा बहुत कम जगह पे उत्पन्न हो पाया। जैसे बाजरा है अपने राजस्थान में ज्यादा होता है, ठीक है, बाकी जगह पे हरियाणा में भी होता है, बाकी जगह पे बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत कम लोगों ने इसको खाया भी होगा। आप में से बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे। बाजरा की रोटी सर्दियों में खा के देखो, बाजरा की रोटी हो, ठीक है, लहसुन की चटनी हो या काचरी की चटनी हो और साथ में ठंडी ठंडी लस्सी छाछ हो, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी है। तो 5 फसलें थी, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा, ये हो गया। ठीक है, फिर इसका जो हरित क्रांति थी ना, इसका काम था उत्पादन बढ़ाना। लेकिन क्या हुआ कि इस पे ध्यान नहीं दिया गया कि इसकी वजह से कुछ दुष्प्रभाव भी हो रहे हैं। जैसे कि हरित क्रांति थी, इसका उत्पादन बढ़ाना था, तो इसके लिए ज्यादा उर्वरक का प्रयोग होना शुरू हो गया। ज्यादा उर्वरक, ठीक है, जैसे खाद डालते हैं ना, आपने देखा होगा यूरिया वगैरह, उसका ज्यादा उपयोग होने लग गया, जिसकी वजह से क्या होने लग गया, जो भूमि थी वो अनुपजाऊ होने लग गई थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे। ठीक है, भूमि पर भी असर आ रहा था, लेकिन जो उस खाद से जो फसल पैदा हो रही थी वो शरीर के, मनुष्य के शरीर पे, जानवर के शरीर पे भी नुकसान कर रही थी। ठीक है, ये धीरे धीरे जाने लगे। इसी कारण 1990 में हमारे देश में सदाबहार क्रांति की शुरुआत की गई थी, ताकि भाई उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग ना करो, ठीक है, ठीक ठाक ही प्रयोग करो, ठीक है, जिससे जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहे और जो पानी का जो भूजल का स्तर है वो नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जो हरित क्रांति है, जो ये वाले बीज थे जिसमें उत्पादन ज्यादा चाहिए होता था, इसमें पानी की समस्या आने लग गई। तो इसलिए 1990 में एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा ही सदाबहार क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो ये आपसे एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन मत लेना। उसके बाद आपकी दूसरी क्रांति है, वो है नीली क्रांति। नीली क्रांति, और यहां पर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी? तो ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हो जाएगी। ये भी आता है पंचवर्षीय योजना, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो जरूर पढ़ लेना। और ये जो आपकी थी हरित क्रांति, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से लेकर 1966 तक वाली जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलो अब नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति किसके लिए थी? तो ये थी मत्स्य पालन के लिए, यानी कि मछली पालन को बढ़ाने के लिए था। ठीक है, मछली पालन, आपने देखा होगा
बहुत सारे राज्य में अगर मछली पालन किया जाता है तो उसके लिए सब्सिडी वगैरह की जो व्यवस्था है वो की गई है, जिससे जो मत्स्य पालन है और मछली पालन है उसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, इस लिए ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1985 से 1990 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो आपकी नीली क्रांति थी। किससे? मत्स्य पालन से संबंधित थी, मछली पालन से थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आप बोल सकते हो कि नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हीरालाल चौधरी जी व अरुण कृष्णन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हीरालाल चौधरी व अरुण कृष्णन के द्वारा है वो मत्स्य पालन मछली पालन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 के तहत थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। श्वेत क्रांति, ये दूसरे नंबर की आपकी काफी इंपॉर्टेंट क्रांति है। यहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपने बार बार भी देखे होंगे। तो सबसे पहले श्वेत क्रांति संबंधित किससे है? श्वेत का मतलब होता है, इसके नाम से पता चल रहा है, श्वेत क्रांति को ही सफेद क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति इसको बोल दिया जाता है। ये अपना है दूध उत्पादन के लिए, जिसको शुद्ध हिंदी में दुग्ध उत्पादन बोला जाता है। दुग्ध उत्पादन, या आप इसको डेयरी भी बोल सकते हो। ठीक है, जो पशुपालन वाली डेयरी होती है ना, तो दुग्ध उत्पादन वाली ये अपनी हो गई है। तो जो श्वेत क्रांति का मुख्य लक्ष्य था कि दूध के उत्पादन को बढ़ाना, और यह क्रांति हमारी सफल हुई, और इस क्रांति की वजह से 2 गुना दूध का उत्पादन होना शुरू हुआ, और हम विश्व में टॉप स्थानों में आने लगे। नंबर 1 स्थान हमने हासिल किया। किसके कारण? दुग्ध क्रांति के कारण या सफेद क्रांति के कारण। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसकी शुरुआत कब की गई थी? क्योंकि ये सरकार के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत है वो 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत की गई थी। 13 जनवरी 1970, ये डेट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत है 13 जनवरी 1970 को की गई थी। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जो वर्गीज कुरियन है उसको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इसका जन्म भी पूछा जाता है, तो 26 नवंबर 1921 में इसका जन्म हुआ था वर्गीज कुरियन का। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का जनक कौन हो जाएगा? वर्गीज कुरियन। 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को हमारे भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जन्म हुआ था, वर्गीज कुरियन का, जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है जी, 26 नवंबर 1921 डेट में मैंने बता दिया। तो राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर को। लेकिन विश्व में दूध दिवस या अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाएगा? वो 1 जून को पूरे देश में मनाया जाता है। 1 जून को, जून की पहली तारीख को मनाया जाता है। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है कि जो श्वेत क्रांति है या दूध क्रांति है, श्वेत क्रांति है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा की गई थी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NDDB बोला जाता है। NDD और B बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछा जाए तो हिंदी में तो हो जाएगी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, लेकिन कभी कभी वो हिंदी में नहीं पूछता, इंग्लिश में पूछता है। तो N का मतलब क्या हो जाएगा? नेशनल। D का मतलब हो जाएगा डेयरी, इस D का मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट, और B का मतलब हो जाएगा बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा है इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 13 जनवरी 1970 को। ठीक है जी, ये सब कुछ याद हो गया। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस जो आपके SSC GD के एग्जाम में डायरेक्ट आए हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन है कि नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है।
ठीक है, नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, ये अपने को बताना है। देखो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, अभी हमने किया था मत्स्य उत्पादन से, मछली के उत्पादन से संबंधित। अभी जो मैंने पीछे आपको पढ़ा है ना, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, उसको समझ के याद कर लिया होगा, तो आराम से सभी क्वेश्चंस का आप आंसर करने वाले हो। नीली क्रांति किसके लिए होगी, मत्स्य के लिए। सफेद क्रांति किसके लिए होगी, दूध के लिए। और अपनी हरित क्रांति किसके लिए होगी, अनाज के लिए, कृषि के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ऑप्शन सही इसमें हट गए हैं कि ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है, ये अपने को बताना है। ये इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो पढ़िए। आप सभी ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है, क्योंकि सब कुछ समझाया मैंने। देखो हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि 1960 के दशक में ही इसकी शुरुआत हुई थी, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है, इनको जाना जाता है, ये मैंने बताया था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, और ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से एक क्या थी। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति है, इससे फसल का उत्पादन तो होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा उत्पादन होने लग गया, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आने लग गई। तो वो हमें बताना है कि कौन सी एक कमी थी जो सबसे बड़ी कमी थी। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, तो आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय अवनयन। इसका मतलब है कि इससे हमारा पर्यावरण खराब होने लग गया। क्यों? क्योंकि मैंने याद करवाया था कि इसमें उर्वरक का उपयोग होने लग गया। ठीक है, बहुत ज्यादा उर्वरक का उपयोग होने लग गया, जिससे जो हमारी उपजाऊ जमीन थी उसको क्षति होने लग गई, वो अनुपजाऊ की तरफ बढ़ने लग गई है। इसके अलावा जो भूजल था या भूमि जल था, उसका स्तर है वो गिरने लग गया, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती थी। ठीक है, और इसको करना क्या था, महंगा भी था, क्योंकि इसमें ज्यादा संसाधन की आवश्यकता होती थी, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह सारी चीजें यूज होने लग गई थी, इसकी वजह से ये महंगी भी थी। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। देखो रासायनिक उर्वरकों का सीमित प्रयोग नहीं हो रहा था, ज्यादा प्रयोग हो रहा था रासायनिक उर्वरक, मैंने आपको बताया था। सरकारी निवेश में कमी, तो सरकार तो निवेश कर ही रही थी, सरकार ही लेके आई थी कि हमारे देश में हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ेगा, तो सरकार भी साथ दे रही थी। खाद्य उत्पादन में कमी नहीं हो रही थी, इससे बढ़ रहा था। तो ऐसे भी कर सकते हो, थोड़े स्मार्ट बनोगे तो जो चीजें समझाई है ना, उसी से आंसर निकल जाएगा। याद हो या ना हो, शुरुआत में जो मैंने आपको 10 मिनट 15 मिनट में जो पढ़ाया है, अगर वो याद कर लिया, फिर कुछ भी आ जाए आप आराम से कर लोगे। उसको अच्छे से देख लो एक बार। देखो भारत में वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार क्या बना रहा। तो मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति में देखो, इनमें कौन पत्तेदार सब्जियों की बात की थी, नहीं की। ठीक है, कपास की बात की थी हमने, नहीं की। क्या दालें की बात की थी हमने, नहीं की। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमने गेहूं की बात की थी, हमने चावल व धान की बात की थी, इसके अलावा हमने मक्के की बात की थी, मक्का, ज्वार की बात की थी, और बाजरे की बात की थी, बाजरा। इन सभी के बारे में हमने बात की थी, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा था, गेहूं, चावल था, धान था। ठीक है, इसलिए इस तरीके से आपको याद करना है। दालों के लिए पूछा जाए तो तिलहन, इसको बोला जाता है तिलहन क्रांति। ठीक है, तिलहन क्रांति। चलो आगे देखिए कि भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में अपने को बताना है कि हरित क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा। नीचे ऑप्शंस वही है, मैंने आपको बताया था, ए ठीक है, बी ठीक है, ए और बी दोनों ठीक है या दोनों गलत है। देखो एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है कि भारत खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले नहीं था,
फिर हरित क्रांति आई जिससे जो उत्पादन है वो बढ़ा और जिससे क्या हो गया, हमारा भारत है वो क्या हो गया, अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गया अनाज के मामले में। केंद्रीय पुल में भी पर्याप्त भंडार था, क्योंकि जब अनाज ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो भंडारण होना भी शुरू हो जाता है। ये भी सही है कि यहां तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। बिल्कुल सही बात है, अब भी हम करते हैं और बाद में जो हरित क्रांति की शुरुआत के बाद में ये चीजें होने लग गई थी कि हम दूसरे देशों को भी अनाज देने लग गए थे। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला बताओ, मैंने आपको बताया था, देखो इसमें क्या है, क्वेश्चंस पढ़ो कि हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है 1965 में शुरू हुई। मैंने आपको बताया ना कि आपको एग्जाम में 1965 लिख के देगा, 66 भी लिख देगा और 67 भी लिख देगा, तीनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। भारत की पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961 से 66 के बीच में हुई थी। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी अपने को बताना है, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया था, ठीक है, पहले। चलो आगे बात करते हैं। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई? देखो पिछले वाले में तो अपने से पंचवर्षीय योजना पूछी थी और ऊपर सब कुछ दिया हुआ था। 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 2024 का लेटेस्ट ही क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष के, देखो आसपास लिखा है, इसका मतलब फिक्स नहीं, क्योंकि फिक्स था नहीं, शुरुआत होना धीरे धीरे होना शुरू हुआ था तो फिक्स नहीं था। तो आसपास हमसे पूछा है, तो बताओ। तो 66 है। देखो ना 65 लिखा हुआ ऑप्शंस में, ना कहीं पे 67 लिखा हुआ, और ये मैंने नहीं बनाया, ये एसएससी जीडी का खुद का क्वेश्चन है। बात समझ रहे? चलो अब मुझे पता है आंसर आप जल्दी जल्दी कर रहे हो कि आप मुझे ज्यादा देर देने की आपको आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको ज्यादा समय दूं आंसर करने के लिए। आप आंसर फटाफट निकाल रहे होगे अगर आपने शुरुआत में पढ़ा है तो। कि भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से किसने की थी? तो बताओ। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा की गई थी। और सदाबहार क्रांति की शुरुआत भी किनके द्वारा की गई थी? एमएस स्वामीनाथन जी के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। देखो एक बात बताता हूं, मैं इसी वीडियो को 1 घंटे का भी बना सकता हूं और मैं इसी वीडियो को 30 मिनट आधे घंटे का भी बना रहा हूं। तो आपका जो आधा घंटा वेस्ट होने से मैं बचा रहा हूं ना, उसकी आप वैल्यू करा करो, ठीक है? वैल्यू करना बहुत जरूरी है, वरना फिर एमएस स्वामीनाथन जी है ना, बिल्कुल। चलो अब इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखो तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ? अब आप सभी ने पढ़ा है कि भाई हमारे गेहूं और जो चावल का उत्पादन है वो पंजाब में बढ़ा, हरियाणा में बढ़ा, ठीक है, यूपी में बढ़ा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी थोड़े वाले हिस्से में, मतलब इधर वाले हिस्से में जो हरियाणा पंजाब के टच है, दिल्ली के टच में है, इनमें सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा था। लेकिन ऑप्शंस में ना कहीं पे आपको हरियाणा दिख रहा, ना कहीं पे आपको यूपी दिख रहा, कहीं कहीं पे यूपी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हरियाणा तो नहीं है। बाकी और 3 राज्य हैं, तो फिर क्या करोगे? देखो सबसे पहले आपको पता है कि पंजाब तो है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। पंजाब अपना है तो पंजाब सबसे पहले होना चाहिए, राजस्थान ये नहीं होगा, इसमें पंजाब नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब और हरियाणा, क्योंकि बात करें कि हरियाणा नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है कि पंजाब और हरियाणा उस समय एक ही हिस्सा थे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, उससे पहले ये दोनों एक ही हिस्सा थे। अभी भी वर्तमान में इनकी राजधानी एक ही है, और वो कौन सी है? चंडीगढ़ है, ये भी एग्जाम में आता है। तो इसका मतलब हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई ना, हरियाणा और पंजाब एक ही था। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव और उत्पादन बढ़ा है वो कहां पर है? पंजाब और हरियाणा में है। तो इसलिए इन दो को हटा दिया। अब इन दो में अपने को देखना है, बिहार में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, बहुत कम थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था, ठीक है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा। ऐसे नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पूरे में नहीं था, आधे उत्तर प्रदेश में ही प्रभाव पड़ा था, तो ये वाला आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन एसएससी जीडी ने भी पूछा और मैंने भी इस क्वेश्चंस को इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं कि क्वेश्चंस के ऑप्शंस अगर अलग आ गए तब हमें कैसे सोच समझ के करना है।
तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी, क्योंकि सिर्फ गेहूं नहीं, गेहूं और चावल दोनों बड़े थे, तो आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी। चलो, क्योंकि ये भी बहुत बड़े राज्य थे और उधर उत्पादन बहुत अच्छा खासा किया जाता है। चलो, हरित क्रांति के संबंध में HYVS का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म अपने को बतानी है। यहां पर आप देखोगे तो HYV था और यहां पर HYVS आपको दिखाई दे रहा है। देखो, S का मतलब क्या है, सीड्स, और सीड का मतलब क्या होता है, बीज। यहां पर बीजो लिख दिया गया था पहले, सीड्स का मतलब बीज जो हो गया ना, तो यहां पर हिंदी में लिख दिया गया था, तो इसलिए यहां पर 3 अक्षर लिखा गया था। या तो HYV लिखेगा या S लिख देगा अगर बीज आगे नहीं लिख रहा तो। इसमें पूरे की पूछ ली है HYVS, तो S से तो हमें पता चल गया सीड्स है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, इन दोनों में होगा सीड्स में। अब देखो क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, बिल्कुल यही है, ठीक है, यानी कि ऐसे वैरायटी के बीज जिससे ज्यादा उत्पादन हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। H का मतलब हाई हो गया, Y का मतलब हो जाएगा यील्डिंग, V का मतलब हो जाएगा वैरायटी और सीड्स का मतलब हो जाएगा बीज। ठीक है, हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया है, इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछेगा तो ऐसे। और एक फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दी थी, श्वेत क्रांति वाली, वो भी एग्जाम में आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बताइए कि उच्च उत्पादन देने वाले HYV बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसल शामिल थी। कितनी बार मैंने आपको बताया है कि कौन सी फसल शामिल थी, तो वो हो जाएगा आपका गेहूं और धान। क्या हो जाएगा, गेहूं और धान। देखो, फल सब्जियों की बात नहीं हुई, दलहन की बात नहीं हुई, कपास की बात नहीं हुई, ठीक है। चलो, जो दालों वाला था उसको दलहन बोला जाता है, और जो तिलों वाला है या जिनमें तेल निकलता है उसको तिलहन बोला जाता है। शायद मैंने पीछे कुछ बताया था ऐसे, ठीक है, ध्यान रख लेना अगर उसमें मिस्टेक थी तो। अब मैं कंफर्म कर रहा हूं, दालों वालों को दलहन और तेल वालों को तिलहन बोला जाता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के बारे में कथन, देखो ये 2024 में आए हुए क्वेश्चंस में इसी तरीके से क्वेश्चंस थे कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ए सही है, इस तरीके से क्वेश्चंस थे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए, ठीक है भाई। ऑप्शंस तो अपने को पता है, देखो आंसर तो क्या है इसका, दोनों ठीक है, तभी मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे। अगर एक आधा ठीक होता तब मैं ऑप्शंस लिखता, लेकिन इससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी आ जाए। तो इसको पढ़ते हैं। क्या था कि भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे HYV बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों, उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली से परिवर्तन हो गई थी। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रैक्टर का यूज होने लग गया तो महंगा होने लग गया, उर्वरक आने लग गए, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, उससे और महंगा होने लग गया, सिंचाई ज्यादा होने लगी जिससे भूमि का जो जल का स्तर है वो गिरने लग गया। तो ये बहुत सारी चीजें हो गई, और साथ में क्या थे, HYV बीज भी थे हमारे पास, ठीक है, जिसकी वजह से इसे अमेरिका और भारत सरकार द्वारा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था, ठीक है। ये भी याद रख लेना कि हरित क्रांति में भारत का कौन से देश ने साथ दिया था, तो अमेरिका हो जाएगा। और अगर कोई फाउंडेशन का नाम पूछे तो वो हो जाएगा आपका फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन, ठीक है, रॉकफेलर फाउंडेशन, या डायरेक्ट भी लिख सकता है, तो रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त का मतलब है पैसे देकर सहायता की गई थी कि जिससे आप उत्पादन कीजिए, बीज लाइए, उनको उगाइए, उर्वरक लीजिए और फिर आप उत्पादन बढ़ाइए और फिर हमारे पैसे वापस कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से खालिस्तान के उत्पादन में सुधार पर केंद्रित थी। तो अब मुझे देखो, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा था, ये भी है, लेकिन अलग तरीके से, और वो भी SSCGD 2024 में। तो क्या हो जाएगा, गेहूं और धान के लिए, ठीक है। देखो यहां पर आपको गेहूं और मक्का भी दिख रहा है, लेकिन मैंने बताया सबसे ज्यादा किसमें हुआ था, गेहूं और धान में के उत्पादन में सबसे ज्यादा सुधार हुआ था, बाकियों में थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी, ये अपने को बताना है। तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट हैं
वो मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है, कि किसके लिए हमने इसका शुरुआत की थी, हरित क्रांति। तो ये हरित क्रांति वाले क्वेश्चंस, श्वेत क्रांति वाले क्वेश्चंस और नीली क्रांति वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको इनको कर लेना है। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि दोबारा रिवीजन करने में आपको कोई समस्या ना आए। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पूरा आप रिवीजन कर लो, बाकी तो सब कुछ मैंने समझा ही दिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए ताकि रिवीजन में आपको टाइम ना लगे और आराम से कर लो, और एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, बस इतना। ये 3 स्क्रीनशॉट लेके जब भी आपको लगे कि मुझे इसकी रिवीजन की आवश्यकता है, 2 मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट में हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, तो टेंशन मत लेना, इनको पढ़ लेना, और याद तो मैंने करवा ही दी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, और कल जो क्लास आएगी वो बड़ी ही शानदार होगी, वो जीके की नहीं होगी, कोई दूसरे सब्जेक्ट की होगी, वो कल ही आपको पता चलेगा। थैंक यू।